और अभी स्क्रीन पे आपको जैसे ही दिखने लगे बताइएगा। हेलो हेलो। ओके, अभी स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर। अभी हाँ हाँ आ गया। ओके गुड। तो थोड़ा साइड में करते हैं। पुनर्वलोकन। जिसको अंग्रेजी में रिव्यू कहते हैं। एक मिनट, पुनरावलोकन। हाँ, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आज दीप्ति जी नजर नहीं आ रही, पर हम चालू करते हैं। अभी ये हम जैसे ये देखेंगे कि कल हमने क्या किया थोड़ी देर के लिए। तो आप में से ही मुझे आपको बताना है कि हमने कल क्या किया। ऐसा कुछ याद करके बताना जरूरी नहीं है, जो भी आपको समझ में आया या फिर आपको याद है, रिकॉल या रिमेम्बर, और या फिर इसमें से क्या उपयोगी लगा। different materials used for this construction. हाँ, First, we spoke about why natural buildings, why is it important, and then we started talking about all the materials. हाँ, नेचुरल क्यों करना है ये समझ में आया हमको। और यदि कभी और कोई पूछता है, बात करते हैं, तो उनसे बात करने के लिए हमारे पास कई सारे पॉइंट्स अभी आ गए हैं कि क्यों करना चाहिए। मटेरियल्स के बारे में भी हमने सीखा, तो क्यों करना चाहिए वो उसमें से कोई भी एक दो चीजें याद हैं, उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। Healthy है, strong, durable है.
स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक रहता है। इको तो ये जो, फ्रेंडली। हाँ इको फ्रेंडली, मैं 1 मिनट में लिखता हूँ जीतू जी। एक चीज सोचिए कि ये जो कच्चा पक्का लोगों ने बनाया हुआ है, ये सही है क्या? Basically, kacha is that you have to maintain it every 6 months or every 1 year. Or pakka means it will last for some time, that is 5 to 10 years, as depending upon the conditions. ऐसा। और वैसे आप इसकी लाइफ सोचिए तो जो जिसको कच्चा समझते हैं लोग, वो 100 से 200 साल रहने वाला है, और जिसको पक्का समझते हैं वो 30 साल के आसपास रहने वाला है। और मेंटेनेंस वाइज जिसको मिट्टी का घर कहते हैं, मेंटेनेंस यदि अपन कर रहे हैं तो साल में एक बार का मेंटेनेंस, जिसमें हम लकड़ी, फिर जहाँ वाटर प्रूफिंग किया हुआ है, जल रोधन वाला पार्ट है, उसको देखते हैं। और यदि कहीं पे कोई पेंट या कोई प्लास्टर निकल रहा है तब देखते हैं। तो ये साल में एक बार भी सिर्फ चेक करना है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार करना ही होगा, पर आप हम देख सकते हैं। लकड़ी वाला जनरली साल में एक बार करते ही हैं। उसी प्रकार पक्का जिसको कहते हैं, उसमें मेंटेनेंस किस तरह का लगता है? रीपेंट करना। ठीक है, रंग फिर से लगाना, पेंट। और कुछ? प्लास्टर वगैरह कहीं से निकलेगा तो वो चेक करना पड़ता है, कुछ टूट फूट हुई हो तो। नमस्ते हाँ दीप्ति जी, नमस्ते। तो अभी हम रिव्यू कर रहे हैं कल का जो जो हमने देखा। तो वाई नेचुरल मटेरियल्स हमने, सॉरी वाई नेचुरल बिल्डिंग, ये हमने पहले थोड़ी देर बात की थी, और उसके बाद मटेरियल्स के बारे में हमने चर्चा की। तो अभी हम इसी के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। नेचुरल जब हम कहते हैं कि क्यों करना है, तो ये जो कच्चा पक्का वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी धीरे धीरे हमारे मन में अब थोड़ा साफ होता जा रहा है कि जिसको कच्चा बोल रहे हैं वो असल में कच्चा, वो असल में पक्का है। हाँ वो पक्का है। तो अब ये क्योंकि ज्यादा समय रह रहा है, स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा है, उसमें कोई नुकसान वाली चीजें नहीं है, मेंटेनेंस की दृष्टि से आपको कुछ ना कुछ हमेशा करना चाहिए अपने घर में। अब क्या होता है कि ये जो मटेरियल है ना, जो केमिकल वाला है, जिसको सीमेंट, कंक्रीट या और भी कोई मटेरियल्स कहते हैं, आजकल मनुष्य के कई सारे चीजें सरलता के आधार पे बन रही हैं। तो प्लास्टिक का घर 5 दिन में लोग बना देते हैं, पूरा का पूरा घर। अच्छा। तो अब लोगों को लगता है कि अरे बड़ी जल्दी बन गया, कितना बढ़िया है। लेकिन क्या आप, मैं, कोई भी हम लोग जो समझदार हैं, वो किसी प्लास्टिक के घर में कभी घुसना भी चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब सोचकर इमेजिन कर रही हूँ कि मर नहीं जाएंगे प्लास्टिक के घर में, बिल्कुल हवा ही नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। हाँ, तो अब ये जो उसमें जाएगा वो उसको सोचना पड़ेगा ना कि देखिए, क्योंकि जो बना रहा है वो तो रह नहीं रहा, तो बना के भाग गया मतलब वो कहीं और जाके फिर से बनाएगा। उन्होंने ऐसी मशीन बना ली है जो जल्दी जल्दी उसमें ढेर सारा मटेरियल प्लास्टिक का ये लोग भर देते हैं, और उसमें से बड़ी बड़ी वो दीवारें प्लास्टिक की बना बना के निकाल देता है, और मजदूर लोग उसको आके बस जोड़ देते हैं सब चारों तरफ से, ऊपर नीचे। अब ये भी सोचिए ना, प्लास्टिक घर में अगर आग लग गई तो हाँ, मतलब तो क्या ही होगा।
उसके लिए भी वो लोग इंतजाम कर लेते हैं, ऊपर नीचे कुछ फायर प्रूफ मटेरियल लग, पेंट जैसा कुछ कर दिया, तो होने के लिए वो जल्दी हो रहा है, कहने के लिए वो जल्दी हो रहा है, लेकिन क्या वो किसी भी दृष्टि से रहने योग्य है, हमको वो समझ में आ रहा है कि ऐसा तो लगता तो नहीं है। हाँ रहने योग्य की बात जैसे हम बोलते हैं कि अंदर की हवा ठीक हो, वो सब मतलब वो तो सोच के ही पता चल रहा है कि ये तो जहर का डब्बा बन रहा है, इसमें हाँ क्या रह पाएगा। जी। तो अच्छा, और इसका ये कच्चा वर्सेस पक्का या फिर प्राकृतिक वर्सेस अप्राकृतिक, इसका मैं चाहूंगा कि कल जब आप लोग आएंगे तो इसका जो ग्रह कार्य कीजिएगा, ये जो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, ये पॉइंट्स आजू बाजू एक टेबल में या किसी भी तरह से लिख के तैयार रखना है, उसकी फोटो भेज दीजिएगा। जी ठीक है, ये कल के लिए है। तो अभी पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि और कुछ याद आ रहा है किसी को। हमने वाई नेचुरल बिल्डिंग के बारे में पता किया, फिर मटेरियल्स डिस्कस किए कई सारे, और कुछ Mason jar test homework. क्या? Mason jar test as homework. जार टेस्ट, अच्छा बॉटल टेस्ट, हाँ बॉटल टेस्ट किस चीज के लिए है, उससे क्या टेस्ट होता है? Soil content percentage find out करें. हाँ Science तो irritant. मुझे कौन कौन अभी अपना टेस्ट के रिजल्ट्स बता रहा है? जहाँ से चालू करें? जीतू जी से चालू करते हैं। जीतू जी। हाँ मैंने बनाया तो है, पर अभी वो सेटल नहीं हुआ है, इतना टाइम नहीं हुआ है, तो आई थिंक इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। अब चाहे तो भी उसकी एक फोटो लेके आप डाल दीजिए ग्रुप में, ताकि चल रहा है, काम चल रहा है, इतना पता चल जाएगा। हाँ सेटल वो जब हो होगा तो फिर आप रीडिंग लेके बता दीजिएगा बाद में। ठीक ठीक ठीक। ठीक है रंजना जी, पर उसमें I'm कुछ just समझ में आ taking रहा the है कि अभी photo. लेयर्स और वो अभी दिख रहा है या अभी नहीं नहीं, नहीं अभी तो पता? नहीं सर, ओनली फिल्म ऑफ थोड़ा बहुत पानी दिख रहा है अपर लेयर में, बाकी तो पूरा ब्राउन ब्राउन ही दिख रहा है ऐसा। कांच की बोतल में डाला है? नहीं, वो प्लास्टिक का बोतल था मेरे पास, कांच का तो नहीं मिला, प्लेन वाइट अच्छा बोतल था। प्लास्टिक में, हाँ ठीक है, प्लास्टिक में चलेगा। कभी कभी वो उसमें थोड़ी बहुत लाइन वाइन पहले से बनी रहती है ना, तो कभी नहीं कभी नहीं, वो ऐसा कोई नहीं था, वो शायद मेरे घर पे कुछ सीधा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ही राउंड, वो हनी का था शायद मेरे घर पे, तो उसका यूज किया था। ठीक है, जब तैयार हो जाएगा तब आप डालिएगा उसको। हाँ हाँ। अच्छा अभी So I रंजना जी posted it on बताएं। the. अच्छा So I. एक स्क्रीन में भी दिखा सकते हैं, यदि स्क्रीन शेयरिंग से दिख सकता है तो भी चलेगा, और ग्रुप में डाला है तो हम वहां पे देख लेंगे। बहु अभी डालना है. लो What लो upload हो रहा है. અહીં પેલું બોટલ છે એનો ફોટો પાડ લો, ફોટો પાડ લો ખાલી। परसेंटेज ले पाई रंजना जी? Yeah. ठीक है, जीतू जी का यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको फोटो दिखाऊं, व्हाट एवर इट इज सीन जस्ट नाउ, हाँ मैं ग्रुप में फोटो डालने का। और I've परसेंटेज। sent it on the group. अच्छा एक मिनट, रंजना जी का ग्रुप में हाँ आया तो है कुछ। हाँ इसमें लेयर्स दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी, थोड़ा तो पता चल रहा है।
इंटरेस्टिंग। और थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर ऊपर तैर रहा है, छोटे मोटे घास उसके टुकड़े। क्ले कम है, सैंड अच्छी है, सिल्ट ठीक ठाक है। गुड। 11, 22, 66। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं। 66% sand, 22% silt and 11% clay. Sand, silt, clay. Nice. तो अभी समझ में आया कि अपनी मिट्टी के अंदर ही वो सारी चीजें हैं। तो अब यदि आपको कभी अलग से क्ले चाहिए, मान लो आपको घर में पॉटरी करने का मन हो रहा है, मटका बनाने का मन हो रहा है, या कुछ कोई और चीज बनाने का मन हो रहा है मिट्टी से, जिसमें अलग अलग तरह के आकार दे सकते हैं, कटोरी बनाना है, ग्लास बनाना है, तो आपको क्या चाहिए? क्ले। ठीक है, लेकिन क्ले, प्योर क्ले यदि लेंगे तो आपने देखा होगा कि उसको जैसे आप थोड़ा हाथ से दबा के देखते हैं तो वो इधर उधर भाग जाती है। तो उसमें क्ले ज्यादा रहेगी या क्ले अच्छे क्वांटिटी में रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी मिक्स करके देखिए, अलग अलग रेशियोज ट्राई करके देखिए। जैसे अभी आपने जो मिट्टी वो पानी के ग्लास में डाला है, जब आज आपको कंपोनेंट्स तो पता चल गए, इसके बाद एक चीज ये डेफिनेटली करके देखिएगा कि वो पानी को धीरे धीरे पूरा हटा दीजिए, धीरे धीरे। तो जब सिर्फ सॉइल बचेगी तो अब उसमें से क्ले को ऊपर से थोड़ा सा चम्मच से निकाल के देखना, एंड देखो कि वो कितनी सॉफ्ट फील होती है। फिर उसी चम्मच को थोड़ा नीचे डालो और सैंड निकालो, फिर आपको समझ में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो अब ना क्या करना कि इस पूरी मिट्टी को जस्ट मिक्स करके मेक अ बॉल। ओके। और बॉल का क्या करना है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, अभी पूछना। तब तक हम एक बार दीप्ति जी का भी टेस्ट के बारे में पता कर लेते हैं। दीप्ति जी। अंशु जी, मैं नहीं कर पाई कल, जब अपनी कॉल चल रही थी तो मैं ऑफिस जा रही थी। अच्छा, हाँ, और रास्ते में। सुबह आके भूल गई एक्चुअली कि घोलना है। अच्छा ठीक है, मैं लेकिन ये आज आपको कर करना दूंगी। है हाँ, तो आज मैं आज कर करें दूंगी। चाहे जब करें, क्योंकि ये समझने के लिए आवश्यक है। जब अपन खुद हाँ हाँ। करते हैं तो अपन को फिर अपनी मिट्टी में क्या हो रहा है या अपने आजू बाजू की कहाँ पे क्या हो रहा है वो समझेगा। और फिर उसके हमारे आज और कल के जो थोड़े असाइनमेंट्स हैं वो भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ ठीक है। तो फिर ये करेंगे तब उसमें आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये बॉल बनानी है सभी को टेस्ट करने के बाद। तो अभी जैसे जीतू जी का भी बॉटल में रखा हुआ है, जैसे परसेंटेज आएंगे वो भी बता देंगे। फोटो मैंने भेजने देख वाले दिया, हैं मेरे ख्याल से। मैं भेज अच्छा, दिया है, फोटो अभी भेज, अभी तो भेजा है हाँ अभी फोटो का। आ गई, जीतू जी की फोटो आ गई। हाँ, जीतू जी वाली फोटो बड़ा करके देखते हैं। हाँ, अभी उतना साफ नहीं दिख रहा है पर हाँ, वो आएगा अभी धीरे देर, धीरे। हाँ ऐसा। यहाँ पे थोड़ी एक लाइन जैसी दिख रही है हाँ मुझे, हाँ हाँ बट हाँ, ठीक उतना है। दिक्कत। जैसे जैसे होगा आप उसको हाथ में उठाएंगे, बस देख लेना, हिले नहीं ज्यादा, क्योंकि नहीं नहीं थोड़ा नहीं भी नहीं, हिलेगा अभी फिर वो। अभी अभी वो तो फोटो गिराने के लिए ही लेके दिया है, अभी तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ऐसे 2 मिक्सचर्स लेंगे बॉटल टेस्ट से। दो मिक्सचर, मतलब है कि एक बार बॉटल टेस्ट कीजिए, उसमें से वो पूरा मिट्टी निकाल लीजिए, फिर से बॉटल टेस्ट के लिए डालिए दूसरी भी थोड़ी और मिट्टी,
और उसको भी निकाल लीजिए। तभी ये 2 में क्या करना है कि एक को आपको अभी मुझे एक चीज बताइए कि ये जो बॉटल टेस्ट है आपको क्या लगा कि ये कठिन है करना या सरल है? It is easy. और Easy. और आपको मिट्टी के अलग अलग कंपोनेंट्स बहुत आराम से पता चल जाते हैं इससे, Yes, yes, definitely. राइट? एंड अच्छा खासा एस्टिमेट हो जाता है, मतलब आप बता सकते हैं कि इसमें सैंड अराउंड कितना है। मे बी जैसे आप 60% हम सोच रहे हैं, मे बी लेट्स वो 62 हो या 58 हो, थोड़ा आसपास होगा, लेकिन हम काफी पास पहुंच जाते हैं उसके नंबर के, तो काफी कुछ पता चल जाता है। और इसमें समय कितना लगता है? 10 मिनट। और 10 मिनट। basically it is a field test, ऐसा बता सकते. We don't have to go to the run to the lab or something like that. हाँ, लेकिन समय अभी जैसे हमने मिट्टी रखा तो उसको 10-12 घंटे छोड़ के रखना पड़ता है ना, तो समय इसमें थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब एक बार वो मिट्टी सेटल हो गई तो फिर आप रीडिंग लेके 5-10 मिनट में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए एक और टेस्ट है जो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली होता है, मतलब आप किसी भी साइट पे गए और आपको जस्ट वहां पे चेक करना है कि यहाँ की मिट्टी कैसी है। तो अब यदि बॉटल टेस्ट करेंगे तो कम से कम 10-12 घंटे 15 घंटे बिल्कुल बिना हिले वो बॉटल को छोड़ना पड़ेगा ऐसी जगह पे जहाँ कोई और नहीं हिला है। तो एक और टेस्ट है, इसको हम बॉल टेस्ट बोलते हैं, और असल में अंग्रेजी शब्द में हम बॉल टेस्ट बोल रहे हैं। इसको एक और अच्छा शब्द है इसका टिक्की टेस्ट। अपन आलू टिक्की खाते हैं ना, चाट वाली, तो टिक्की टेस्ट है ये। तो अब टिक्की टेस्ट में क्या है कि वही मिक्सचर आपने लिया, या फिर आप नया नया मिट्टी हाथ में थोड़ी सी ले सकते हैं, नई मिट्टी। एक मिनट में आपको वीडियो भी चालू करता हूँ क्योंकि ये चीज थोड़ी समझनी पड़ेगी। देखते हैं हाथ से कुछ। हाँ हाँ, तो ऐसे हाथ में आपने, मेरा वीडियो दिख रहा है? हाँ जी। It's not, your whole screen is also visible, मतलब स्क्रीन भी दिख रहा है, तो स्क्रीन मत देखो, मेरा वीडियो देखो कैसे होगा ये। स्क्रीन में छोटा सा एक आप दिख रहे हो along with all of our names also, जैसे आपको दिखेगा ओ when you ओके। GP. हाँ, तो वो तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बट आपको मेरा वीडियो कहीं और आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, You should हाथ हाथ दिख रहा है screen probably. क्या? You should stop screen sharing. अच्छा, एक बार देखें स्टॉप करके। स्क्रीन शेयरिंग रोका मैंने, अभी कुछ दिखा? हाँ, it's fine. ओके ठीक है, तो हमने हाथ में थोड़ी मिट्टी ली, जितनी भी यहाँ पे हथेली में आ सकती है, उसमें थोड़ा थोड़ा आप पानी साइड से कहीं से भी कटोरी से या किसी चीज से लेके थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, उस मिट्टी को मिक्स कीजिए, और जैसे आलू टिक्की होती है लगभग वैसे ही आपको वो पूरा मिट्टी को मिक्स करके उसके बाद आलू टिक्की की तरह उसको बना लीजिए। इतना समझ में आ रहा है? हाथ पे ही रखे रखे ऐसे आलू टिक्की के जैसा बना लिया। बहुत ज्यादा गीला भी नहीं रखना है और बहुत ज्यादा सूखा भी नहीं रखना है, तो आपको वो आटे जैसी जैसे रोटी का आटा बनाते हैं लगभग उतना रखना है। तो वैसा रखने के बाद आप अब उसको उठा के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आटे जैसा लगभग हो रहा है। तो अब हाथ को थोड़ा साफ करके वो टिक्की को वापस किसी भी एक हाथ पे जमा दीजिए, ठीक है। और अब क्या करना है कि गिनना है हमको। कब गिनना चालू करना है? जैसे आप हाथ ऐसे उल्टा करेंगे तो यहाँ पे जमाया वो टिक्की को, अब हाथ को उल्टा कीजिए और 1
2, जैसे घड़ी के जो सेकंड्स होते हैं उतनी स्पीड से गिनना है, बहुत तेजी से नहीं गिनना। 4, 5, 6, 7 ऐसे। तो जैसे जैसे आप गिनते जाएंगे, अभी वो टिक्की जो है यहाँ चिपकी हुई है, और हाथ को ना ऐसे पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, हाथ को बिल्कुल ऐसा सीधा रखना है जब टिक्की पकड़े, मतलब जब टिक्की यहाँ उल्टी लटक रही है। तो सीधा रखे रखे धीरे धीरे आपको समझ में पता चलता है कि धीरे धीरे वो ऐसी ऐसी थोड़ी ढीली हो रही है और गिरेगी थोड़ी देर में। तो अब जब गिर रही है उस समय तक आप मान लो 20, 21, 22 पे पहुंचे और वो गिर गई। तब मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो वो जो जितने सेकंड पे पहुंच के वो गिरी, वो आपका क्ले कंटेंट है। तो हाथ में टिक्की रखी और हाथ को उल्टा कर लो। वो ये टेस्ट को क्या बोलते सर? और गिनना है इसको, हाँ, अपने को सेकंड्स गिनना है। जितने इस टेस्ट को टिक्की टेस्ट अभी बोला ना मैंने, अंग्रेजी में आप बॉल टेस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन बॉल से उतना सरलता से समझ में नहीं आता, टिक्की टेस्ट ही ज्यादा अच्छा नाम है। इसको टिक्की टेस्ट ही बोलिए। किसी अंग्रेज को, अपन अंग्रेजों को भी टिक्की हिंदी विंदी सब सिखा देंगे। ठीक है, अब मैं वीडियो रोकता हूँ अभी के लिए ताकि बैंडविड्थ ठीक रहे। और ये जो सेकंड्स आएंगे जितने पे वो गिरा, गिरने का सेकंड, वो आपका क्ले है, चिकनी मिट्टी। तो इससे आपको थोड़ा अंदाज होगा, ये वाले टेस्ट से थोड़ा अंदाज होता है, क्योंकि इसमें सारे जो उसके हैं, चिकनी मिट्टी, रेत, सब नहीं पता चलता, थोड़ा पता चलता है, कम से कम क्ले पता चल जाता है। मान लीजिए 20 सेकंड पे गिरा तो 20% के आसपास आपकी क्ले है, तो अब ये अंदाज से आपको पता चल जाता है कि इतना है। ठीक है, तो ये आप ये भी आप करके देखिएगा, ये अवश्य करके देखिएगा। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ करके जरूर देखना, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन कक्षा में हैं तो कुछ चीजें सामने मैं उसका तरीका समझा सकता हूँ, और आप अपने आजू बाजू जाके उसको अवश्य कर सकते हैं, करना चाहिए भी, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, जब मिट्टी हाथ में लगती है ना तो हमारा दिमाग भी थोड़ा खुलता है। तो वो भी एक आवश्यक चीज है होना। ठीक है, तो ये करना है, ये टिक्की का टेस्ट कीजिएगा, और इसके बाद आप वो टिक्की को सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो इसको भी कहीं भी रख सकते हैं आप, धूप में रखना जरूरी नहीं है। धूप में रखने से हमको कई बार लगता है कि धूप में सूखना चाहिए, छांव में सूखना चाहिए। छांव में सूखने से वो ठीक से सूखता है, क्योंकि धीरे धीरे सूखता है। धूप में सूखने से कोई चीजों में क्रैक्स आ सकते हैं, जो भी हमने बनाया है उसमें दरारें पड़ सकती हैं। अब दरारें पड़ना, दीवारों में दरारें पड़ना नॉर्मल चीज है। मतलब जब आप कभी भी घर बनाएंगे, प्लास्टर करेंगे, तो आपको दिखेगा कि दरारें पड़ती ही हैं पहले बार लगाने के बाद, और जब वो सूख जाता है, पहली बार जब सूखता है, तो दरारों को भरने के लिए आपको उसको फिर से लगाना चाहिए। तो जब भी प्लास्टर लगाते हैं या ऐसे मटेरियल्स लगाते हैं, हमेशा उसको कई बार लगाना होता है, ताकि वो जो बीच बीच में सूखने के कारण वो दरारें क्यों पड़ती हैं, कोई भी बताएगा? पानी escape होने की वजह
Shrinkage. Because water gets evaporated. हाँ, तो पानी जब सूखता है तो जो जीतू जी भी बोल रहे हैं श्रिंकेज, तो श्रिंकेज का मतलब ही है कि वो पानी सूख रहा है, उसके कारण दरार आती है। और जब चिकनी मिट्टी ज्यादा होती है तो भी दरार आपको आएगी, क्योंकि इनमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज, जो अपनी रेत, चिकनी मिट्टी और सिल्ट है, इनमें से कौन सी चीज ज्यादा पानी उपयोग करती है? चिकनी मिट्टी। है ना, तो चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा पानी अब्सॉर्ब करने की या सोखने की क्षमता होती है। तो जब वो सूखता है तो यदि चिकनी मिट्टी ज्यादा है अपनी मिट्टी में तो दरारें ज्यादा आएंगी, ज्यादा दिखेंगी भी। उसका मतलब है कि चिकनी मिट्टी अच्छी खासी है। तो अब अपने टिक्की को सूखने दें, इससे हम जब कल का गृह कार्य देंगे तब उसका काम में आएगा। तो ये टिक्की को सूखने अवश्य दीजिए। और मैं ये दो मिक्सचर इसलिए बोल रहा था कि आप यदि अपने वो जो ग्लास में या बॉटल में डाला है उसमें यदि उसके अलग अलग पार्ट्स कर पाए, तो एक है तो काफी बारीक है, इसका मतलब है कि नीचे क्ले जाएगी और ऊपर जो है सैंड और सिल्ट रह जाएगी। यदि थोड़ी बड़ी छन्नी है, लाइक 5 mm टाइप है, तो फिर क्ले और सिल्ट नीचे चली जाएगी और मोस्टली सैंड ही ऊपर रहेगी। और हो सकता है कि आपकी सैंड ज्यादा बारीक हो तो वो भी नीचे चली जाए, बट तो करके देखने से समझ में आएगा आपको कि क्या ऊपर रुक रहा है, क्या नीचे जा रहा है। तो यदि बारीक छन्नी से निकालते हैं तो आपको क्ले अलग होके मिल जाएगी, है ना, चिकनी मिट्टी नीचे चली जाएगी। तो अब आप उसको छू के देखिए उसको, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये उसको सेपरेट करने के अलग अलग तरीके भी हैं और बहुत सिंपल है। मतलब घर पे आप चिकनी मिट्टी आपको अलग से चाहिए तो मिल जाएगी, सैंड अलग से चाहिए तो वो छन्नी में जो भी ऊपर है उसको ले लीजिए। यदि आपको गमले में या खेत में डालने के लिए मिट्टी चाहिए तो जो बीच वाला पोर्शन है उसको ले सकते हैं। और यदि आपकी मिट्टी में तीनों कंपोनेंट बराबर है, जैसे जब हमने ये टेस्ट किया और जैसे रंजना जी का रिजल्ट आया कि 66, 22 और 11, तो अब यहाँ पे तीनों बराबर तो नहीं दिख रहे, सैंड थोड़ी ज्यादा है, सिल्ट अच्छी है, सिल्ट ठीक है, और क्ले थोड़ी कम है। तो अराउंड 20 से थोड़ी आगे हो तो वो भी अच्छी हो जाती है। तो यदि ये लगभग बराबर होते तो फिर वो मिट्टी को आप सीधे खेत में और सभी चीजों में यूज कर सकते हैं। यदि ज्यादा कम है तो फिर ये कंपोनेंट्स सेपरेट करके और फिर खेत में डाल सकते हैं। क्योंकि एक चीज मुझे बताइए कि यदि किसी मिट्टी में क्ले ज्यादा है, मान लो चिकनी मिट्टी ज्यादा है, उसको खेत में डालेंगे सीधे तो क्या होगा? पेड़ जल्दी सूखेंगे और पेड़ लग नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो हवा नहीं जाने देगी ना अंदर रूट्स में। तो जैसे ही आपने पानी डाला तो वो चिकनी मिट्टी जो है पानी को पकड़ने लगती है और उसके ऊपर वो कॉम्पैक्ट होने लगती है। तो मतलब वो पौधों को हवा नहीं जा पाएगी, हाँ, उसके कारण रूट्स को। कॉम्पैक्ट होने के कारण हवा कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए अकेली चिकनी मिट्टी यदि अपन किसी खेत में या किसी भी पौधे में डालेंगे तो वो काम नहीं आएगा। तो यदि कोई सोच रहा है कि तालाब की मिट्टी या कहीं की मिट्टी लाके आप पौधे लगा लें, तो वो अकेली चिकनी मिट्टी लाएंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा ठीक से। इसी प्रकार यदि सैंड ज्यादा है तो उसमें पौधे कैसे लगेंगे? पानी रुकेगा, सैंड। it will just go and so nutrients will not go there. हाँ, तो पानी रुकने में मुश्किल होगी। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि यदि अपन को कंपोनेंट्स पता है मिट्टी के, तो यदि सभी कंपोनेंट्स ठीक ठाक मात्रा में हैं, जैसे ये वाली मिट्टी जो है रंजना जी ने जो नंबर निकाला है, इसमें सैंड है ज्यादा, लेकिन बाकी सब भी है, थोड़ा बहुत है। तो इसमें यदि पौधे लगाएंगे तो ठीक ठाक लग सकते हैं। पानी जल्दी सूखेगा बट फिर भी पौधे लग जाएंगे।
यदि 30% के आसपास होते तीनों तो और अच्छा लगता। तो अब ये जो चीजें हम बता रहे हैं ये फिजिकल साइज, पार्टिकल साइज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अभी रंजना जी की यदि आपने कल परिचय सुना होगा तो वो मिट्टी की बायोलॉजी पे भी काम करती है, मतलब उसमें किस तरह के प्राणी जीवाणु रह रहे हैं जो पौधों को सपोर्ट करते हैं कि कम है ज्यादा है, तो उसके बारे में भी काम करती हैं। तो वो एक और मतलब वो सेकेंड लेवल की चीज है कि हमने पहले मिट्टी ठीक देखी, उसके बाद हमने ये मिट्टी ठीक है, ये पहला लेवल। लेवल 2 जो है उसकी बायोलॉजी, मतलब उसके अंदर कैसे जीवाणु है वो भी पता यदि हमको चल जाए तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि मिट्टी में पौधे उगाने की क्षमता है कि नहीं। हाँ, लेकिन वो जो काम है जीवाणु वाला, इसके लिए थोड़े विशेष यंत्र लगते हैं, और ये अभी बिल्डिंग के लेवल के लिए ये अभी काम का नहीं है, तो अभी हम उसको छोड़ देंगे। किसी को कभी चर्चा करनी है तो आप रंजना जी से अवश्य बात कर सकते हैं इस प्रशिक्षण के बाद में। ठीक है, तो अभी आप टिक्की सूखने देंगे, ये जरूरी है, ये कल के लिए काम आएगा। ठीक है, अभी हम वापस जाते हैं और कुछ और मटेरियल्स को देखते हैं, और इनको हम जल्दी जल्दी से देखते हैं। तो हमने मिट्टी लिख लिया था, मिट्टी पे तो हमने काफी बात की। पत्थर को भी हमने कल लिखा था, थोड़ा सा लिखा था, और हम समझे थे कि फाउंडेशन के लिए तो पत्थर बहुत ही उपयोगी होता है, नींव डालने के लिए। नींव हिंदी में बोलते हैं, फाउंडेशन इंग्लिश में। और दीवारों को भी बनाने के लिए पत्थर बहुत अच्छा है, यदि पत्थर अवेलेबल है किसी जगह पे, जैसे अब राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कई जगहों पे पत्थर मिल जाते हैं, तो वहां पे आप दीवार बनाने में भी पत्थर का उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ नहीं मिलते तो फिर हम एक लेवल तक, जैसे ये जमीन का लेवल है, तो थोड़ी फाउंडेशन में डाला पत्थर, कुछ ऊपर तक लेके आए उसको, जिसको हम प्लिंथ का लेवल बोलते हैं। ये नीचे वाला जो है नींव है, ये प्लिंथ लेवल है, और इसके बाद दूसरे मटेरियल्स हम लगा सकते हैं। तो अब दूसरे मटेरियल मतलब मिट्टी की ईंटें बनाई जाती हैं, वो भी हम आएंगे उस पे, और सीधे मिट्टी भी लगाते हैं कई लोग, तो अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं। तो ये प्लिंथ लेवल है और ये जमीन है। तो अब दूसरे मटेरियल्स की बात करते हैं। मिट्टी और पत्थर हो गया, चूने का मुझे कोई बताएगा क्या फंक्शन है? चूना का क्या काम? Lime, when used in a construction, as time goes, it becomes stronger and stronger, and as it absorbs humidity from the atmosphere. Binder. It acts like a binder. तो लाइम बाइंड भी करता है। जैसे जैसे समय निकलता है चूना और कड़ा होता जाता है। और चूना वैसे क्या है, कहाँ से आया? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि किस फॉर्म में होता है दुनिया प्रकृति में? पत्थर की फॉर्म में, मतलब रॉक के टाइप। लाइक रॉक। तो लाइमस्टोन जैसे बोलते हैं, तो वो वही है, वो पत्थर है, स्टोन है। तो अभी हमने ऑलरेडी देखा था कि पत्थर वैसे भी दुनिया की सबसे स्टेबल और मजबूत चीजों में से है, और चूना भी उसी का एक प्रोडक्ट है, पत्थर ही उसका सोर्स है। तो इसीलिए जब चूना उपयोग होता है हमारे किसी भी चीज में, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे वातावरण से, जैसे जीतू जी ने अभी बोला कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता जाता है और मजबूत होता जाता है। तो मजबूत का मतलब है कि वो वापस पत्थर बनने लगता है।
तो फिर हम चूने के फाउंडेशन, जो हम कल बात कर रहे थे कि जहाँ पर पत्थर नहीं होता तो वहां पर ईंट लगा सकते हैं, वहां पर हम चूना नहीं लगा सकते फाउंडेशन के लिए? बीज भी हाँ अंदर डालते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चूना, सिर्फ चूना नहीं, लेकिन उसके लिए ईंटें भी आप यूज करेंगे, बीच बीच में आप चूना मिट्टी का मिक्सचर बना के या चूना रेत का मिक्सचर बना के डालते हैं, हाँ बिल्कुल। मतलब चूना पत्थर को रिप्लेस नहीं कर सकता ना फाउंडेशन के लिए? नहीं अब नहीं। उसमें मिक्स करना पड़ेगा, तो अब हम क्योंकि उसका वो जो एब्जॉर्ब करने मतलब सोखने की जो साइकिल है वो लंबी है, धीरे धीरे करता है, तो मतलब समझ लीजिए 1 साल 2 साल 6 महीने 5 साल 10 साल, जैसे जैसे समय जाता जाएगा वो और स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन आपको जब पहले दिन से वो घर मजबूत चाहिए, सीमेंट का आविष्कार इसलिए हुआ क्योंकि वो जल्दी से ये चीजें कर देता है, लेकिन अब जल्दी से करने में नुकसान ये है कि उसमें पॉइजनस जहरीली चीजें बहुत हो गई। तो अब यदि हमको चूने की वो प्रॉपर्टी यूज करनी है कि वो धीरे धीरे, जैसे ये जो यहाँ मैंने चक्र बनाया ना राइट में, यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट शुरू में है, फिर क्या होता है कि चूने को बहुत गर्म करके इसके एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं क्विक लाइम, जिसको हम कली चूना भी कहते हैं। जो भी वो दिखने में पत्थर जैसे ही होता है, बट वो ऐसा फॉर्म है कि उसको जब आप पानी में डालेंगे तो वो अच्छी खासी खूब मजेदार गर्म पानी गर्म हो गर्म जाता है हवा निकलती, हाँ। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो ये क्विक हम्म क्लाइम वाली जो स्टेज है, इसमें हम ज्यादातर जो हमको कंस्ट्रक्शन में चूना लेना है उसको यूज करते हैं, उसको लेते हैं क्विक क्लाइम स्टेज। हाइड्रेटेड लाइम सेम है। अभी आएगा 1 मिनट जीतू जी। और हाइड्रेटेड, हाँ हाइड्रेटेड, एक बार क्विक लाइम से जो पत्थर जो निकला उसको जैसे ही आपने पानी में डाला तो अब वो गीला गीला होके मिक्स हो गया, पानी गर्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड खूब सारी निकली, तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकली और उसमें से गर्मी निकली, ठीक है। वो जैसे ही हुआ तो अब वो स्लेक्ड लाइम हो गया, ये राइट में लिखा हुआ है, तो जैसे ही वो पानी में भीग गया तो अब उसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम एक टेम्पररी स्टेज है, तो ये वाला टाइम है जब एक्चुअली आप उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पानी बना देता हूँ मैं ताकि वो क्लियर हो जाएगा, दिखेगा। इस जगह पे पानी में मिक्स कर दिया उसको, क्विक लाइम को, तो स्लेक्ड लाइम बन गया। स्लेक्ड लाइम एक टेम्पररी स्टेज है, जैसे जैसे वो अब सूखेगा धीरे धीरे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एयर के संपर्क में आके, तो वो वापस ये CaCO3 बनने लगेगा। तो अब वो CaCO3 बनने के पहले आपको उसको दीवारों में लगाना है, फाउंडेशन में लगाना है, प्लास्टर में लगाना है, पेंट में लगाना है, जहां लगाना है आप लगा सकते हैं। तो स्लेक्ड लाइम वाली वो स्टेज है। इसको स्टोर करने का एक तरीका है कि ये जैसे ड्रम में या किसी भी बर्तन में स्टोर किया तो ऊपर हमेशा पानी रहना चाहिए और नीचे पूरा वो चूना हो सकता है। So in pan वगैरह what chuna will be used is which वही form? स्लेक्ड लाइम है, दैट इज द स्लेक्ड लाइम। और स्लेक्ड लाइम इज द चूना जो शुद्धतम चूना है, मतलब वो बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि उसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं वो यहाँ जो गर्म करने वाली स्टेज है, आग लगाने वाली जो यहाँ लेफ्ट में बनी हुई है, उसमें वो कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। Do you know what will be the chemical composition of slaked lime? CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और क्विक लाइम CaO है मेरे ख्याल से, इसमें हाइड्रोजन नहीं है।
एक लाइन यहाँ बना देते हैं ताकि ये थोड़ा दिखेगा कि लेक लाइम वाली जो स्टेज है ना, इसको आप एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जब चूने को अपन को यूज करना है कहीं पे भी, तो कितने टाइम तक भिगाते हैं, किसी को याद है? 12 hours. 3 to 14 days। Oh my God. सोक कर दो। और उसका टेस्टिंग का भी यही सबसे सरल तरीका है कि आप क्विक लाइम लेंगे, कली चूना कई दुकानों पे मिलता है, हार्डवेयर शॉप्स पे, या फिर उसके लाइम किल्न्स होते हैं, वहां पे भी आप ले सकते हैं। तो उसका टेस्टिंग का सबसे आसान तरीका है कि हाथ में करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज चूना हाथ को नुकसान कर सकता है। तो कोई भी कटोरी, ग्लास, ऐसे किसी भी बर्तन में थोड़ा सा वो डालो और उसके डबल ट्रिपल क्वांटिटी पानी डाल दो। तो यदि इमीडिएटली वो गर्म होने लगेगा एंड उसमें से बुलबुले आने लगते हैं, बबल्स आते हैं, दैट मीन्स कि वो अच्छा चूना है। यदि खराब चूना है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि दुकान में रखा हुआ है और उसने मॉइस्चर ले लिया और बाद में वो सूख गया, तो वो दिखने में तो चूने जैसा व्हाइट कलर का दिखता है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी। पानी आप डालोगे तो वो कुछ होगा ही नहीं, रिएक्शन नहीं होगी। आपने देखा है कभी ऐसा चूना जिसमें रिएक्शन नहीं हो रही? स्कूल्स में, ग्राउंड्स में देखा है वो जो व्हाइट कलर का चूना जिससे रेस करने के वो मार्किंग्स करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में? वो खराब वाला, मतलब वो ऑलरेडी वो चूना है जो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर चुका है। तो अब जो जीतू जी पूछ रहे थे कि हाइड्रेटेड लाइम क्या होता है, तो वो थोड़ा सा इसी का एक वेरिएशन है कि जब क्विक लाइम स्टेज में है ना, तो उस टाइम पे यदि आप उसको पाउडर कर दो और थोड़ा थोड़ा पानी उसमें कर दो, बहुत ज्यादा नहीं, तो उसको हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं कि उसमें थोड़ा पानी आ गया। तो वो भी फिर से सेम वही चीज है कि वो टेम्पररी स्टेज है। उस फॉर्म में भी मिलता है कहीं कहीं पे आपको, बैग्स या पैकेट्स में मिल जाता है हाइड्रेटेड लाइम, और यदि वैसे फॉर्म में मिलता है तो भी चलेगा। बस ये है कि एक बार बैग खोला तो आपको तुरंत पूरा यूज करना पड़ेगा, यूज करना चाहिए, नहीं तो वो जैसे हवा के संपर्क में आया वो धीरे धीरे पत्थर बनना चालू हो जाएगा। और पत्थर का मतलब है कि वो पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है एंड हार्ड सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। तो चूने का काम थोड़ा समझ में आया? स्ट्रॉन्ग करता है, बाइंड करता है। इसके और कोई प्रॉपर्टीज हैं, किसी को कुछ पता है चूने के? चूना नेचुरली वाटरप्रूफ है। तो वाटरप्रूफिंग जो है, थोड़े लेवल की वाटरप्रूफिंग चूना खुद ही करता है। फिर चूना जो है इंसेक्ट रेसिस्टेंट है, कीड़े दूर रहते हैं इसमें से। तो हमारे ईंट में, हमारे मसाले में, पेंट में, प्लास्टर में चूना हम यदि यूज कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिल रही हैं। वाटरप्रूफिंग, थोड़ी वाटरप्रूफ कहने की जगह इसको वाटर रेसिस्टेंस बोलना चाहिए, ये थोड़ा अलग टर्म है। रेसिस्टेंस का मतलब है कि पानी अलाउ करता है लेकिन उसको उससे खराब नहीं होता, वैसा। वाटरप्रूफ का मतलब है कि पानी को अलाउ ही नहीं करता, तो चूना वैसा नहीं है। और इंसेक्ट रेसिस्टेंट भी है, तो इसलिए चूना यूज करने से आपको बहुत सारी बिल्डिंग रिलेटेड क्वालिटीज इमीडिएटली मिल जाती हैं एक ही मटेरियल में, इन अ सिंगल मटेरियल। इंसेक्ट रेसिस्टेंस भी मिल गया, वाटर प्रूफिंग, वाटर रेसिस्टेंस भी मिल गया, स्ट्रेंथ भी मिल रही है, बाइंडिंग क्वालिटी मिल रही है, एंड कलर। चूना इज वाइट, तो वाइट इज वन ऑफ द बेस्ट कलर्स। यदि हम घर में या कहीं पे भी उपयोग कर रहे हैं तो वाइट
सबसे ज्यादा न्यूट्रल कलर और सबसे ज्यादा लाइटनिंग कलर्स में माना जाता है, तो वो भी एक उसकी अच्छी प्रॉपर्टी है। अभी हम देखते हैं और कौन से मटेरियल से अपने गोबर, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, हाँ आगे लिखते हैं। गोमय भी कहते हैं इसको। गाय का गोबर हो, स्वदेशी गाय का, तो ही ठीक है। यदि आप किसी और गाय का गोबर देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये तो बहुत ही स्ट्रेंज सा पतला पतला हो रहा है, तो वो यूजफुल नहीं होता है। एंड स्वदेशी गाय के गोबर में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो दूसरे उनमें नहीं होती, तो देसी गाय का ही गोबर उपयोग कीजिए। गोबर में क्या क्वालिटी है? It's fibrous and it also becomes like a binder. फाइबर, बाइंडर, और जो अभी दो चीजें हमने चुने में लिखी बाद में, वो भी है इंसेक्ट रेसिस्टेंट एंड वाटरप्रूफ, वाटर रेसिस्टेंट। ये भी गोबर कर रहा है। तो गोबर की कई प्रॉपर्टीज है जो हमको मतलब ऐसे ही आप सोचेंगे तो शायद पता नहीं होंगी। मुझे भी पहले नहीं पता थी, बट जैसे पता चला कि अच्छा वाटर प्रूफ भी होता है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट भी होता है, तो इसीलिए गोबर लीपा जाता है। हमारे बहुत सारे घरों में गोबर लीपते हैं, गोबर थोड़ा सा लेके उसको पूरा लेपन करते हैं, दीवारों पे भी करते हैं, फ्लोर्स पे करते हैं, जमीन पे करते हैं। तो उसका यही काम है कि वो कीड़ों को दूर रखता है, मच्छर मक्खी ये सब दूर रहेंगे आपके घर से, आसपास नहीं आएंगे। और ये सब हमारे यहाँ पे क्या होता है, ऐसी चीजें हैं जो किसी को मारती नहीं है, तो कोई कीड़ा वीड़ा मरेगा नहीं, बट जस्ट सिर्फ दूर रहेगा कि हमको हमारे आसपास ना आए, हमारे घर में ना आए, हम बस उतना ही चाह रहे हैं, तो उतना वो कर देता है। किसी को मारना जरूरी नहीं है। तो गोबर की हम थोड़ी क्वांटिटीज अपने हर मटेरियल में, चाहे वो जोड़ने का मसाला हो, चाहे ईंट बनाने का मसाला हो, सब में मिलाते हैं इसको। फिर अभी क्या है, हस्क, बैम लकड़ी, तो ये दोनों एक साथ ही लिख लेते हैं। बांस, बांस का क्या काम है? बैम्बू रूफिंग में यूज करते। क्यों यूज Has करते हैं? it has tensile strength. टेंजाइल स्ट्रेंथ, टेंजाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? It can be bent. हाँ, मतलब यदि ऐसा बांस है लेंथ में, तो उसको मोड़ना थोड़ा पॉसिबल होता है, लेकिन वो उससे टूटता नहीं है। क्योंकि आप ज्यादातर कई दूसरी चीज, जैसे अब चौक है, कोई चौक लीजिए, चौक को यदि मोड़ने की कोशिश करेंगे तो जहां से मोड़ेंगे वहां से टूट जाएगी, राइट। और बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे टूटने वाले होते हैं, बट बांस का जो है लेंथ के अलोंग, अब उसकी लेंथ के अलोंग वो बहुत बाहर के मूवमेंट्स को थोड़ा एब्जॉर्ब कर सके। वन ऑफ देम इज बांस, टेंजाइल स्ट्रेंथ है। इसका मतलब है कि ये स्टील से सिमिलर मटेरियल है। एंड हमारे पास कुछ पेपर्स भी हैं जिसमें पता चला है कि किसी किसी मामले में, किसी किसी एरिया में बांस इज बेटर देन स्टील। तो इफ यू आर यूजिंग फुल बैम्बू, मतलब विदाउट मेकिंग चिप्स आउट ऑफ इट,
तो वो स्टील से इक्विवेलेंट या फिर इवन बेटर मटेरियल है। तो इसलिए हम बांस को कंस्ट्रक्शन में काफी यूज करते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं। आपको जैसे पिलर्स बनाने, पिलर कंस्ट्रक्शन सुना है लोगों आपने? अभी हम आएंगे टेक्निक्स पे आएंगे जब, तब वो भी बात करेंगे। पिलर कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आप यदि जब ज्यादा बड़ी बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हम दीवार के ऊपर लोड अकेला डालने की जगह हम पिलर्स के ऊपर लोड डालते हैं और उन पिलर्स को ज्यादा मोटा या बड़ा बनाते हैं। तो वैसे वाले कंस्ट्रक्शन में भी जनरली आपने सुना होगा कि स्टील यूज होता है, कंक्रीट के साथ स्टील यूज होता है। तो हम नेचुरल कंस्ट्रक्शन में लाइम क्रीट या मड क्रीट के साथ बांस को यूज करते हैं, तो वो भी सेम स्ट्रेंथ देता है, अच्छी स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखेंगे एक और बांस ग्रो होने में कितना टाइम लगता है, किसी को पता है? बहुत Three साल, आई to थिंक 10 years, 10 years। 5 10 years. ईयर्स तो बहुत ज्यादा हो गया, 2-3 साल में ही अच्छा आ जाता है। अच्छा, 2-3 साल में बहुत अच्छा बांस आ जाता है, तो ये बहुत फास्ट है। तो यदि आपने कोई भी जमीन ली है या जमीन है किसी की अपने परिवार में भी, तो उसको आप बता सकते हैं कि बांस लगा दो, और बांस के साथ मिक्स करके और भी कुछ क्रॉप्स लगा सकते हैं जो कि मिलजुल के और अच्छी जमीन को भी अच्छा करती हैं। और बांस बाद में फिर यूज हो सकता है, यदि आपको किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन कहीं पे करना है तो बांस बहुत जल्दी आता है। तो इट लुक्स लाइक वुड, और ये एक्चुअली एक ग्रास है, दुनिया की सबसे बड़ी घास है बांस। और क्योंकि इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, लकड़ी वाला मटेरियल है, तो डेफिनेटली वो कई जगहों पे काम में आता है। अब दूसरी लकड़ियां, यदि आप सागवान लें जिसको टीक बोलते हैं, या फिर साल वुड होती है, उसको हिंदी में भी साल ही कहते हैं, फिर महोगनी होती है, इनका क्या काम है? Doors, windows, or even for roof or columns. डोर्स, विंडोज, बीम्स। तो बीम्स आपको रूफ में भी काम आ सकती है, कॉलम्स में भी काम आ सकती है। तो ये बांस से ज्यादा मोटी होती है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो जिन जगहों पे आपको एटलीस्ट बांस से कम है, बट ऐसा नहीं है कि थोड़ी भी नहीं है, जनरली सभी लकड़ियों में थोड़ी बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन बीम एक ऐसी चीज है जहां आप चाहते नहीं है कि वो ज्यादा मूव हो, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई फ्लोर हो सकती है, कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है जो टूटना नहीं चाहिए, जो हिलना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए बीम्स के लिए हम दूसरी लकड़ियां यूज करते हैं, ये ज्यादा मोटी होंगी, मोटी इन द सेंस उनका डायमीटर मान लीजिए कम से कम 8 से 12 इंच, और भी ज्यादा हो सकता है, 15 इंच भी हो सकता है। और बांस का जो है डायमीटर लगभग 3 से 6 इंच, अलग अलग उपयोग के लिए काम में आ सकता है बांस का डायमीटर। लकड़ी की कोई और प्रॉपर्टी है? जैसे टीक है, टीक आप क्यों यूज करते हैं, कहीं पे पता है? और भी कोई प्रॉपर्टी है? It can be carved easily and cut into different shapes easily. कार्व्ड
कर्ट, और ये भी इंसेक्ट रेसिस्टेंट है। Yes. How is this insect resistant? This is what gets insect. We have to do insect resistant treatment for this one, right? किसी किसी लकड़ी में करना होता है, नॉट टीक। तो यदि सागवान की लकड़ी आप यूज कर रही हैं, टीक की लकड़ी, तो टीक के अंदर एक नेचुरल ऑयल होता है जो कीड़ों को दूर रखता है। तो इसीलिए भी टीक बहुत ज़्यादा यूज होता है ज़्यादातर फर्नीचर्स में और बहुत सारी जगहों पे। बट यदि हम दूसरी तरह की लकड़ियां यूज कर रहे हैं जिनमें वो वाला इंसेक्ट असिस्टेंट प्रॉपर्टी कम है या नहीं है, तो फिर हाँ ट्रीटमेंट लोग लगाते हैं, कोई केमिकल्स डालते हैं। उसके लिए भी अपने पास तरीके हैं जो हम कल डिस्कस कर रहे थे ना, नीम ऑयल, कैशू नट ऑयल, और क्या था एक और, वो फ्लैक्स सीड ऑयल जिसको अलसी का तेल भी बोलते हैं, और कैशू नट ऑयल को काजू के छिलके का तेल बोलते हैं। वो काजू का तेल नहीं है, काजू के ऊपर एक छिलका होता है उसका तेल है, बहुत कड़वा होता है। आपने यदि कभी काजू छिलके वाला देखा होगा तो उसका भी तेल निकलता है। तो उसको अपने घर में जो भी लकड़ियां हैं उसके ऊपर आप रेगुलरली साल में एक बार लगा सकते हैं। जब हम नेचुरल तरह से सब कुछ बना रहे हैं तो ये वाले ऑयल्स बहुत यूजफुल होते हैं लकड़ी पे लगाने के लिए। तो यूजफुल मतलब ये लकड़ी की लाइफ को भी बढ़ा रहे हैं। तो कई सारी लकड़ियां नेचुरली भी इंसेक्ट रेसिस्टेंट है, और ऊपर से हम यदि उस पे ये वाली ऑयलिंग साल में एक बार कभी भी कर रहे हैं, सब लोग घर के लोग मिलके एक एक डब्बा हाथ में लीजिए, छोटे छोटे ब्रश हाथ में लीजिए, एक एक लकड़ी का जहाँ पे भी सामान है उसमें कर लीजिए, तो सबका मिलके 2-3 दिन में पूरे घर का हो सकता है। ऑयल ट्रीटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नीम, अलसी, कैशू नट, इनमें से सुधांशु कोई भी जी, लग। हाँ जी तुझे एक सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं अभी शायद लीव करना पड़ेगा, गेस्ट आ रहे हैं घर पे, हाँ हाँ तो चलेगा। और दूसरा एक रिक्वेस्ट है सर, कल कितने बजे है? सेम 5 से 6:30। कुछ चेंज कर सकते? आप ग्रुप में डालिए, फिर बाकी लोगों से भी पूछना पड़ेगा, दीप्ति जी, रंजना जी को क्या लगता है। कितने ठीक, बजे आपको कंफर्टेबल है? कैन वी कीप इन द मॉर्निंग इफ पॉसिबल, 10:30 और 11 और समथिंग? कल फाइनल मैच है इसके लिए बोल रहा था तो। अच्छा हाँ, कल क्रिकेट है। आई एम ओके। नहीं ऐसा अनकंफर्टेबल है तो नहीं बोल सकते। मेरे लिए लगभग 1 बजे के बाद ज्यादा सरल है। तो मैच कितने बजे से आफ्टर चालू द है आपका? क्लास यू तो कैन 2:30 बजे है डिस्कस ना? इट। मैच हाँ, कितने बजे 2:30 चालू बजे, है? 2:30 बजे। 2:30 बजे। तो ऐसा करेंगे, 1 बजे चालू करेंगे और 2:30 बजे खत्म हो जाएगा, तो फिर आप जाके मैच देख सकते हैं। हेलो जी तुझे हेलो, आवाज आई? हाँ बोलो बोलो। हाँ, एक बार दीप्ति जी से भी पूछना पड़ेगा। नहीं, दीप्ति 1 से 2:30 ठीक है मेरे लिए। चलेगा आपको भी? रंजना हम्म। जी? हाँ हाँ चलेगा, चले चलो 1 से 2:30 में रखेंगे, ओके, है ना? तो और ऐसा ये लिख थोड़ा देता 20 मिनट का कल थोड़ा रिवाइज कर देना है, मैं जितना मिस हो रहा है मेरा, सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल जस्ट। कोई आ रहा है, ऐसे तो मैं नहीं जाता। हाँ ठीक है जीतू जी, धन्यवाद। जय सिया राम। थैंक यू, जय सिया राम। चलो, तो अभी हमने लकड़ी का देख लिया, अभी और मटेरियल्स चेक करते हैं क्या क्या है। अब कुछ चीज़ों को मैं एक साथ लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो है मेन मटेरियल्स नहीं है, लेकिन ये बहुत काम के हैं। तो गुड़ है, मेथी, हल्दी, ये सब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नए पेज पे लिखते हैं। गुड़, मेथी, हल्दी, ये योजक हैं जिनको हम इंग्लिश में एडिटिव्स कहते हैं।
तो एडिटिव्स नॉर्मली स्मॉल क्वांटिटी, थोड़े से मात्रा में डलते हैं। जैसे इवन भोजन में भी आपने देखा होगा, हल्दी हम 1-2 चुटकी 3 चुटकी ऐसे थोड़ी सी डालते हैं, है ना। तो ये वैसा है कि आपने मेन मसाला बनाया, मिट्टी, चूना, रेत मिला के, और उसमें इन चीजों से अलग अलग प्रॉपर्टीज हमको मिलती हैं। जैसे गुड़ से क्या मिलेगा, कोई सोच सकता गुड़ से बाइंडिंग मिलती है। और insect repellent also, I don't know. गुड़, नॉट गुड़, इंसेक्ट रेपेलेंट इधर आएगा, मेथी में, हल्दी में भी आएगा। गुड़ में क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट मिनरल कंटेंट्स हैं गुड़ में। गुड़ का कंपोजिशन जो है मिनरल रिच होता है। तो बिकॉज इट इज मिनरल्स, और मिनरल्स क्या है, व्हाट आर मिनरल्स? जैसे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सब क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जमीन में से। जमीन में जनरली रॉक्स का भी यही कंपोजिशन होता है, बहुत सारे रॉक्स में भी आयरन, जिंक, मैग्नीशियम सब होता है। तो गुड़ का काम है स्ट्रेंथ ऐड करना भी। तो दिस इज वन मोर काम ऑफ गुड़, स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ मिनरल्स। इसलिए हमारे खाने में भी, आप जब खाने में कहते हैं कि गुड़ खाओ, तो उसका ये फंक्शन, एक और फंक्शन है, मतलब गुड़ के एक्चुअली मल्टीपल फंक्शंस हैं। गुड़ से हमारा पाचन तंत्र जो है, डाइजेशन सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आप, हम पूरे भारत में लगभग हर जगह होता है कि खाने के बाद में गुड़ बोलते हैं कि एक छोटा सा पीस गुड़ का खा लो। तो वो डाइजेशन को एक्टिवेट करने के लिए होता है कि चलो अभी अभी खाना खाया, अभी शरीर जल्दी से उसको डाइजेस्ट कर ले। तो वो भी है, स्ट्रेंथ भी दे रहा है, और हमारे बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो बाइंडिंग भी कर रहा है और स्ट्रेंथ भी दे रहा है। तो जिस भी चीज में हम मिलाएंगे वो और अच्छा हो जाएगा। सिमिलरली मेथी का जो पानी है वो इंसेक्ट रेसिस्टेंट होता है। आपने मेथी वैसे भी चखी होगी सभी लोगों ने, तो कड़वी होती है, कड़वी होती है, है ना। तो जो भी चीजें कड़वी होती हैं जनरली हम देखते हैं कि कीड़े वीड़े भी उससे दूर भागते हैं। तो ये भी इंसेक्ट रेपेलेंट होती है। हल्दी भी इंसेक्ट रेपेल करती है। इनकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे शुद्धि के लिए भी आपने देखा होगा कि हल्दी को आप साफ सफाई और इस सब में भी बहुत उपयोग करते हैं। तो साफ रखती है। कलर, हल्दी एक कलरिंग एजेंट भी है। तो ये जो है, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम मिलाते हैं मसाले में। आपने अपने घर में बनते समय देखा ही था दीप्ति जी की, हम थोड़ा थोड़ा उस गुड़ मेथी का पानी बना के रखते थे हम, तो उसमें थोड़ा थोड़ा मिला देते थे। तो इन चीजों के वो काम है। और फाइनली अब हम लिखते हैं हस्क। तो वो गेहूं की हस्क हो सकती है, चावल की हो सकती है। जीतू जी आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, सॉरी। अच्छा ठीक है। गेहूं की, चावल की, और भी घास होती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। जैसे तमिलनाडु में एक घास होती है, उसका नाम वी से कुछ चालू होता है। मैं अभी वी घास लिख देता हूँ। कितना बजे आया था? तो घास को हम कहाँ पे यूज करते हैं? जीतू जी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, छत बनाने के लिए। छत पे यूज होती है, बिल्कुल। और वो प्लास्टर में भी यूज करते हैं बाइंडिंग के लिए। बिल्कुल, प्लास्टर में मिक्स किया जाता है घास को। जो हम फाइबर की बात कर रहे थे, जैसे गोबर में भी जो फाइबर होता है, उसका एक फंक्शन वो भी है कि वो पकड़ के रखता है, बाइंड करके रखता है। Are you talking of vetiver grass?
वेटिवर भी यूज हो सकती है, छत में यूज हो सकती है, बट उसका नाम कुछ और है, मुझे याद आएगा तब मैं बताऊंगा। समथिंग ऐसे कुछ वारी वरियाल, इस तरह का कुछ नाम है, थोड़ा लंबा नाम है। Okay. अभी मैं बताता हूँ कि उसकी मैं बात क्यों किया मैंने, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। तो अब जब हम छत में किसी घास को यूज करते हैं, तो गेहूं और चावल की यदि यूज किया तो कितना टाइम चलेगा, मतलब कितने टाइम के बाद आपको बदलना चाहिए वो घास को किसी। 6 थिंक months. 6 महीने। अरे वाह, दोनों के दोनों बिल्कुल 6 महीने आपने आराम से गैस किया। घास की लाइफ जनरली अबाउट 2 साल तक है। अच्छा। ठीक है, तो लगभग 2 पूरे के पूरे सीजन्स, सारे सीजन्स की साइकिल गेहूं चावल वाली जो हमारी कॉमन घास होती है वो ले सकती है। फिर कुछ घास होती है जो अराउंड 7 years तक बदलने की जरूरत नहीं है, केरल की तरफ भी मिलती है। तो ये वाली जो घास है जो मैं बता रहा हूँ तमिलनाडु वाली, ये 35 years तक आपको बदलने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो ये बहुत ही लॉन्ग लाइफ वाली घास है। तो जिन जगहों पे जैसे बारिश होती है ज्यादा और उससे हम छत पे यूज कर रहे हैं यदि, तो उसकी लाइफ इतनी अच्छी है कि उसको बार बार मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको मेंशन किया। नाम आप पता पर लगा हम सकते घास की हैं। छत बनाते हैं तो अंदर हम्म, कुछ लगाते होंगे ना, कि घास में से तो फ्रेम, पानी और कचरा आ जाएगा ना। नहीं उसको इस तरह से लगाया जाता है कि वो नहीं आता है। मतलब आप देखेंगे घास को मल्टीपल लेयर्स में लगा दिया जाता है। तो मतलब जैसे घास ली, फिर उसको ऐसे फोल्ड कर करके उसको बांध के गांठें बनाते हैं। हम्म। इसको बांध बांध के ऐसे गट्ठर जैसे बनाते हैं अलग अलग। हम्म। फिर उसको पूरी छत पे सिलते हैं। तो आप कैसे बनाते हैं कि ऐसा एक, मान लीजिए ये फ्रेम बनाया बांस का, हम्म। ठीक है, इसके ऊपर आप घास को सिलते जाएंगे। हम्म। ठीक है, एक लेयर बनाई, फिर अगली लेयर फिर से लगाई, उसको भी सिलना चालू किया। तो ऐसी जब अच्छा। आप साइड से देखेंगे तो वो एक, दो, तीन, 2-3 लेयर्स होती हैं, उसमें से एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आ सकता। पानी अच्छा। बूंदा या कुछ भी अंदर नहीं आ सकता। बहुत अच्छी होती है, मतलब अच्छे खासे बांध बांध जब सिलते हैं ना, तो उसको बहुत बहुत अच्छे खासा कॉम्पैक्ट किया जाता है, तो ऐसे दबा दबा के सिलते हैं। अच्छा। तो जब आप कभी किसी घास से काम करने वाले को आप लाइव देखिए कि वो कैसे बना रहे हैं, तब आपको दिखेगा कि वो क्या कर रहे हैं। हम्म। तो ऐसे कई सारे मन में अपने रहते हैं ना कि अच्छा घास से बनाएंगे तो शायद पानी अंदर आएगा। तो हमको ये लग रहा होता है, एक्चुअली नहीं होता। जैसे मिट्टी को हम्म। भी सुन के लोग बोलते कि मिट्टी बह तो नहीं जाएगी, हम ये झाड़ू लगाएंगे या कुछ पानी आएगा तो नहीं बहेगी, क्योंकि हम्म। हम इतनी सारी उसके साथ अच्छे से उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, उसमें एडिटिव्स मिला रहे हैं, बहुत सारी वाटर प्रूफिंग और सब उसका कर रहे हैं। तो वाटर प्रूफिंग का मतलब ही है कि ऑब्वियसली पानी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ। राइट। तो ऐसे कई चीजें हमको लग रही होती हैं, बट एक्चुअली जब आप देखेंगे या वैसे किसी घर में जाके देखिए, आपको कहीं भी पानी या कुछ प्रॉब्लम नहीं लगेगी। हाँ, बस ये है हम्म। कि ये घास की लाइफ होती है। तो मतलब घास धीरे धीरे, क्योंकि नेचुरल चीज है, तो जैसे गेहूं चावल की घास जो है अराउंड 2 years के बाद वो सॉफ्ट या ऐसे सड़ने जैसा बोलते हैं ना, कि धीरे धीरे ड्राई होके वो अपनी प्रॉपर्टीज खोने लगती है। हम्म। तो फिर इसलिए उसको बदलना पड़ता है। तो जनरली ऊपर की लेयर बदलते हैं, नीचे वाली वैसे ही छोड़ देते हैं। बट कहीं कहीं पे यदि आपको पूरा रिफ्रेश करने का मन है तो भी हो जाता है, और विद इन अ वीक चेंज कर सकते हैं। अच्छा। 4-5 लोग मिलके एक हफ्ते में, एक वीक में पूरा छत की घास चेंज हो सकती है। हम्म। अच्छा, एक चीज तो मैंने लिखी नहीं, नारियल, नारियल के पत्ते, फिर खजूर के पत्ते, पाम लीव्स, अच्छा। पाम की भी बहुत वैरायटीज होती हैं, उनको भी छत में बहुत अच्छे से यूज करते हैं और अच्छा यूज होता है।
और आपकी इच्छा है तो डेफिनेटली उसमें नीचे की लेयर्स में आप कर सकती हैं, बट उससे छत का वेट बढ़ता है तो अननेसेसरी है। जैसे कई लोग पॉलीथीन डालते हैं, फिर उसके ऊपर एक और फ्रेम डालते हैं ताकि वो जो भी घास डालेंगे वो रुकेगी, और फिर घास को लगाते हैं। तो करते हैं कुछ लोग, बट जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि पॉलीथीन से वही प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक आपके घर में घुस गया, अब वो उसको जब भी गर्म होगा ठंडा होगा तो वो अलग अलग गैसेस किसी भी दिशा में रिलीज कर सकता है। तो हम जितना कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें पॉलीथीन कहीं पे डालना बीच में। तो हस्क जो हम लिखे थे, हस्क इज गेहूं चावल, एंड लीव्स भी यूज करते हैं छत में, वो कोकोनट एंड पाम। So in such case, if we want a living roof, is there any other alternate to the polythene sheet? लिविंग रूफ के लिए ये लीव्स बहुत अच्छी हैं, यू कैन पुट द लीव्स। You don't need पाम polythene. कोकोनट मल्टी लेयर करनी पड़ेगी। पॉलीथीन यूजफुल है, बट अन्य मतलब देखो प्रॉब्लम क्या है कि लिविंग रूफ में हम ज्यादातर लोग जब पानी डालते हैं ना तो बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो पूरी मिट्टी को पूरा भिगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो बहुत ज्यादा पानी नहीं जरूरत है। एंड पौधों को पानी जड़ में नहीं चाहिए होता। इफ देयर इज अ प्लांट, उसको यहाँ पे पानी नहीं चाहिए। हाँ, उसको थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए और थोड़ा दूर चाहिए जड़ों से, तो दिस इज फाइन। या फिर आप उसकी लीव्स पे डालो, जो स्प्रे टाइप होता है। ऐसे जो बारिश जब होती है तो मैक्सिमम पानी कहाँ पे जाता है? पेड़ों की पत्तियों पे। तो आप यदि कभी पानी डाल रही हो ना अपने घर के पौधों पे या कहीं पे भी, तो आपको पानी डालते समय दिखेगा कि यदि आप ऐसे उसको ऐसे थोड़ा हाथ से छिड़क छिड़क के ओनली ऑन द लीव्स डाल रही हैं, तो पेड़ बहुत ही खुश नजर आते हैं, क्योंकि उनको मेनली पानी पत्तियों में चाहिए। तो पानी जड़ में नहीं डालना चाहिए? जड़ में नहीं, जड़ से दूर डालना चाहिए। मतलब अगर गमले में पौधा लगाए तो हम तो गमले में पौधा पानी डालते हैं ना, हाँ, तो तो गमले में नहीं डालना जैसे चाहिए। यदि सेंटर में पौधा जा रहा है तो सेंटर में मत डालिए, किनारे में डालिए। अच्छा। तो हमको लग रहा होता है कि जड़ को सीधे मैं पानी तो चाहिए, पूरा क्योंकि आधा गमला भर के पानी डाल देती हूँ, गर्मी है करके हाँ पूरा गमला ही भर देती हूँ पानी से। हाँ, पानी इतना ना हो कि वो पानी दिखने लगे गमले में, तो आप उतना डालिए जितना आपको दिख रहा है कि नीचे चला गया या अंदर ठीक है। चला गया, गायब हो गया, तो वो ज्यादा यूजफुल है। और यदि लिविंग रूफ की आप बात कर रहे हैं तो ये कोकोनट और पाम लीव्स यदि अवेलेबल हैं तो दोज आर बेटर ऑप्शंस, कि आपने उसकी एक लेयर बिछाई, फिर उसके ऊपर ये वाली जो घास है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लिविंग रूफ। तो नेचुरल लिविंग रूफ आप कैसे करेंगे? मान लो पाम की लेयर, देन हस्क की लेयर, फिर से पाम की लेयर। इफ यू थिंक कि ज्यादा बारिश होने वाली है, ये ऑप्शनल है इसलिए मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप नॉर्मल मिट्टी डाल दीजिए। तो पाम, हस्क, अगेन पाम जो ऑप्शनल है, और फिर सॉइल। इससे पानी नहीं आएगा क्या अंदर? कम आएगा, मिनिमम आएगा। अच्छा, अंदर, घर के अंदर? हाँ, घर के अंदर तो नहीं आएगा। ओह ओके। तो ये जो लेयर्स है ना, ये आप देखिए लिविंग रूफ का पॉइंट क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि घर में भी पानी कम आए, एंड ऊपर हम कुछ लगा भी सकते हैं। तो वो जो एक आपने सुना होगा, एक क्या बोलते हैं उसको, EPDM करके लेयर होती है।
ये अननेचुरल है, बट लगाते हैं, बहुत लोग लगाते हैं क्योंकि सरल है, मतलब वो जस्ट इंश्योर कर रहा है कि पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यदि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है या जैसे ज्यादा बारिश वाला एरिया है, तो देखो कहाँ पे ट्रेड ऑफ्स कहाँ पे हैं। जैसे मान लो जहाँ ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां तो हमको पता है कि सूरज कम आएगा। हम प्लास्टिक कब अवॉइड करते हैं, जहाँ पे सूरज ज्यादा आ रहा है एंड हमको लगता है कि वो प्लास्टिक का जो भी इवेपोरेट होने के बाद पॉइजनस चीज होगी वो आएगी। लेकिन जहाँ पे बारिश ज्यादा है, रेन इज मोर, तो फिर ईपीडीएम लगा सकते हैं क्योंकि वहां सूरज उतना नहीं आने वाला, एंड दैट मीन्स कि जो प्लास्टिक रिलेटेड पॉइजनस मटेरियल है वो रिलीज ही नहीं होगा। Okay, got it. तो देन ईपीडीएम यूज कर सकते हैं, तो इट्स ओके। बट जहाँ लेस रेन है वहां लिविंग रूफ करनी है तो बेटर है कि आप नेचुरल मटेरियल यूज करें, ये वाला ऑप्शन जो ऊपर लिखा है। एंड क्योंकि वहां वैसे ही ज्यादा बारिश नहीं है तो ये सब जो है इसको कोई नुकसान होने ही नहीं वाला ज्यादा। Okay, got it. एंड आप ये सोचो ना कि हस्क की जो लेयर अपन लगाते हैं, तो जो इवन 1 लेयर भी लगा रहे हैं घर की छत पे, तो उसको भी इतने अच्छे से लगाते हैं कि पानी अंदर नहीं आता, राइट। तो हमने फर्स्ट पाम लेयर लगाई, उसको भी बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट करके लगाया, फिर नेक्स्ट हस्क लेयर लगाई, उसको भी सेम टेक्निक से लगाया। तो ऑलरेडी आपकी 2 लेयर्स तो हो गई जो कि पानी नहीं अलाउ करेंगी। अब कौन सा पानी नहीं अलाउ करेंगी, जो उसके ऊपर ऊपर से जोर से वर्टिकली या एट एन एंगल गिर रहा है, ठीक है। ठीक है, लेकिन इफ पानी स्टेज, तो जब हम लिविंग रूफ की बात करते हैं तो उसमें पानी स्टे करता है, उसमें ऐसे ऊपर से जोर से गिर रहा है वो कभी कभी होगा, बट आप मैनुअली भी उसमें कभी कभी पानी थोड़ा बहुत डालते हैं। तो जब मैनुअली डाल रहे हैं तो इतना ही डालिए कि वो स्प्रे टाइप कि पौधों की पत्तियां भीग जाएं, मिट्टी में थोड़ा बहुत जाए उतना सफिशिएंट है, मतलब उसको बहुत ज्यादा गीला करने की जरूरत नहीं है। Okay, got it. यूज लेस वाटर। ठीक है, तो फाइनली आज हम मटेरियल्स पूरे कवर कर चुके हैं, जो कि हमने यहाँ पे भी अगले पेज पे जस्ट फॉर कंप्लीटनेस सेक लिस्ट किया हुआ है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि जब हम नेचुरल बातें कर रहे हैं, नेचुरल बिल्डिंग की, तो हमारा स्कोप क्या है। तो अब हम इसको कल करेंगे क्योंकि आज का समय हो गया है पूरा। Anshu, we missed ash. Why do we use ash? ओह गुड। तो यदि आप लोगों के पास अभी हैं 2-5 मिनट, तो हम ऐश को भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ है, मेरे पास तो है। राख, जिसको हिंदी में हम राख कहते हैं, इंग्लिश में ऐश। तो ऐश जो है पोजोलानिक मटेरियल है। What is pozzolanic? तो पोजोलानिक वॉल्यूम एंड लाइक लाइन। पोजोलानिक का आपको डिक्शनरी मीनिंग यदि देखना है तो वो भी दिखाता हूँ। पोजोलानिक मटेरियल मीनिंग, ये दिख रहा है। तो जैसे ही वो कुछ चीजों के साथ रिएक्ट करता है, इट बिकम्स हार्डर लाइक सीमेंट। तो विदाउट आप यूजिंग अ केमिकल बेस्ड मटेरियल, आपको एक और एडिशनल मटेरियल मिल रहा है जो कि सीमेंट के जैसा बिहेव करेगा। Okay. सीमेंट का डिस्कवरी हुई ही इसलिए ना, सो दैट कि जल्दी से काम हो, जल्दी से सेट हो, स्पीड के कारण हुई। तो अब स्पीड के कारण वो ट्रेड ऑफ हो गया कि अब उसमें नुकसान वाली चीजें भी आने लगी। तो बेटर है कि आप ऐश यूज कर सकते हो, ऐश मिक्स कर सकते हैं इफ ऐश इज अवेलेबल। और जिस भी घर में यज्ञ हो रहे हैं, राख रेगुलरली क्रिएट हो रही है, तो ऐश कैन बी फाउंड। Okay, got it. अदरवाइज गेट इट फ्रॉम सिमेट्री जहाँ पे बर्निंग होती है। हेलो। Got it. ठीक है, हाँ जीतू जी कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, वो तो ऐश का बात किया, तो
मैंने कहीं सुना था वो GGBS आता है जो लुक्स लाइक एस, वो स्लैग का मटेरियल आता है, कुछ बोलते हैं, तो वो यूज करते हैं एज ए नेचुरल मटेरियल। आप फ्लाई ऐश की बात कर रहे हैं शायद, फ्लाई फ्लाई एश ऐश नहीं, की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ग्रेन्युलेटेड GGBS ऐसा बोलते हैं उसको, शॉर्ट फॉर्म है। वो स्लैग होता है, GGBS, एक स्लैग मिनट होता है। देखते हैं। GGBS इन कंक्रीट, हाँ कुछ तो है। GGBS ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। अच्छा, चलो अच्छा है, कुछ नई चीज पता चली तो आपके माध्यम से हम इसको भी पता समझ के देखेंगे कि ये क्या है। यदि ये नेचुरल है कुछ, वो एक्चुअली इट इज ए वेस्टेज वेयर यू प्रिपेयर स्टील, ऐसा बोलते हैं ये लोग। हाँ वही सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री में आता है यहाँ हाँ लिखा हाँ हुआ हाँ हाँ, आयरन है। आयरन इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री का वेस्टेज है वो। हाँ वेस्टेज है। हम्म तो I somewhere heard or somewhere I have seen that they use lime plus GGBS plus soil. दिख तो ऐसा ही रहा है उसके डिस्क्रिप्शन से कि ये ऐश के जैसा मटेरियल है कोई, जो हाँ राख से मिलता जुलता है। ये भी हार्डनेस देगा, सस्टेनेबल भी है, और स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा। तो चूने के जैसा ही थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। इसके बारे में थोड़ा और समझना पड़ेगा कि यदि इसमें कोई नुकसान वाले मटेरियल्स तो नहीं है। लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे उसका नाम तो लिख देता हूँ, GGBS वेस्ट फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री। इसको अभी मैं ब्रैकेट में रखता हूँ। ये अभी थोड़ा और रिसर्च करना, पता लगाना पड़ेगा कि ये क्या है। ठीक है, तो आज का गृह कार्य आपको पता है, वो एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये कच्चा वर्सेस पक्का का टेबल बनाना है सबको, और जो जो समझ में आए, प्राकृतिक वर्सेस अप्राकृतिक, हिंदी में बनाइए, अंग्रेजी में बनाइए, जैसे भी बनाइए, और जितने पॉइंट्स आपको समझ में आए अवश्य लिखिए। हमने काफी सारे पॉइंट कल और आज में डिस्कस किए हैं, बात की है, और फिर आपको टिक्की बनानी है। जो ये टिक्की टेस्ट वाली टिक्की थी, कहाँ गई हमारी टिक्की, इधर है। हाँ, तो टिक्की टेस्ट वाली जो टिक्की है उसको भी अवश्य ट्राई कीजिए। तो कौन सी दो चीजें करनी है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। टिक्की, और दूसरा कच्चा वर्सेस पक्का। अब आपको किसको कच्चा बोलना है किसको पक्का बोलना है वो आप डिसाइड कीजिए, बट एक टेबल बना के लाइएगा। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का काम ये है, और टिक्की बनाना तो मुश्किल से 5 मिनट का काम है। तो इतना समय लगेगा। कल दिन में आप कभी भी करके देखिए, और फिर कल मिलते हैं। आज का समय हमारा अंशु जी, एक पूरा। हाँ क्वेश्चन जी, था मेरा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल आउट ऑफ बोलिए। दिस सिलेबस, मेरे घर में जो पौधे हैं ना, उसमें वो वाइट वाइट वाले कीड़े लग रहे हैं, क्या डालूं? मेरे पास नीम का तेल है वैसे। हाँ, तो अधिकतर नीम तेल से हो जाता है। तो नीम का तेल कैसे साबुन का डालना है पानी भी मतलब? डालते हैं लोग। देखिए, आपने यदि आपके पास यदि कोई स्प्रे की बोतल है, हाँ है। तो स्प्रे की बोतल में 1/10 पोर्शन में हम्म। नीम का तेल डाल दीजिए, हम्म। और बाकी पानी भर दीजिए, और उसको अच्छे से शेक करके मिला दीजिए। स्प्रे करना है। 1/10 ठीक है। और 1/15 भी कर सकते हैं। ठीक है।
You can spray it on one portion, leave it for 1 day, 2 days, see if nothing happens. Then, I mean, see if the insects are reducing. Then you put it for all the plants. एकदम हाँ, से रंजना जी तो इसमें एक्सपर्ट हैं, वो भी बता हाँ, सकते हैं। इसलिए मैं इस कॉल पे पूछ रही हूँ कि कोई बताओ क्या करूँ। और आपको पता है अपन तीनों ईसा वाले हैं। अच्छा। रंजना जी भी ईसा साधक हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ। अरे वेरी नाइस। तो रंजना जी ने नेचुरल फार्मिंग का जो ग्रुप है अपना वहाँ कोयम्बतूर में, उस ग्रुप के साथ बहुत काम किया है प्राकृतिक। ओके। तो रंजना जी फिर यही करो ना, एक किसी पौधे पे डाल के देखो ना। मेरे पास हाँ, बेसिकली अभी जो स्टार्ट हुआ है ना, वो गुड़हल के उससे स्टार्ट हुआ है। गुड़हल पे लग रही है। गुड़हल पे तो okay. नेचुरली आता है। बहुत ज्यादा हो गुड़हल, गई है। हाँ, What's good? गुड़हल इज हिबिस्कस। हाँ, हाँ, हिबिस्कस। तो वो तो सैक्रिफिशियल स्पीशीज भी बोलते हैं उसको। हम्म। सैक्रिफिशियल का मतलब है कि उसमें जब कीड़े आते हैं ना, तो कीड़े उसको बहुत मजे से खाते हैं और बाकी आसपास के पौधे बचे हुए रहते हैं। हाँ, तो मैं नहीं चाहती ना मेरा गुड़हल मर जाए। आई डोंट वांट इट टू सैक्रिफाइस। तो आप गुड़हल पे हाँ ये ट्राई कर सकती हैं थोड़ा बहुत, जैसे रंजना जी हम्म बता रही कि किसी एक पोर्शन में ट्राई कीजिए और फिर हम्म देखिए। कई बार सिर्फ साबुन का पानी डालने से भी हो जाता है, जस्ट प्लेन सोप वाटर। हम्म एंड सोप के लिए भी आप रीठा घर में यदि रखेंगी तो रीठे को पानी में डुबा के रखिए, तो सोप नट है वही। तो हम्म उसका जो पानी होता है वो नेचुरली स्लिपरी ऐसा होता है, तो उसको आप हम्म। स्प्रे में मिला दीजिए और उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, तो वो मेरे पास कंप्लीटली रीठा भी नेचुरल। है, नीम तेल भी है, दोनों ही चीजें हैं। थोड़ा ट्रायल एरर करना पड़ेगा। नीम तो डेफिनेटली यूज करते ही हैं, और सोप वाटर भी चिकना हो जाता है ना, तो कीड़े फिर उस पे रुकेंगे नहीं, भाग जाएंगे। ठीक है, मैं आज नीम का तेल ट्राई करती हूँ पहले। हम्म। ठीक है रंजना जी, मैं आपसे अलग से व्हाट्सएप पे कनेक्ट करती हूँ फिर पौधों के लिए। sure. ओके। चलो फिर मिलते Okay. हैं कल। नमस्कारम। नमस्कारम।